आज हम इनसे जानेंगे कि नी रिप्लेसमेंट के बारे में क्या-क्या सच्चाई है। तो पहले इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। ये अपने बारे में बताएँगे कि एग्ज़ैक्टली इन्होंने कहाँ-कहाँ से अपनी एजुकेशन ली, कहाँ-कहाँ से क्वालिफ़िकेशन लिया और कितनी नी रिप्लेसमेंट के बारे में इनकी एक्सपर्टीज़ है। हेलो सर। हेलो, नमस्कार दोस्तों एंड थैंक यू राजीव फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो मैं सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। मेरा मेन काम जॉइंट को प्रिजर्व करना एज वेल एज जॉइंट रिप्लेसमेंट। जैसे कि मेडिकल प्रिजर्वेशन राजीव करता है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स में वेयर एंड टेयर को रोकने की कोशिश करते हैं, उसी तरह मैं जब जॉइंट डैमेज हो जाते हैं उनके बाद उन प्रिजर्व करने के लिए कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स प्लस रिप्लेसमेंट्स भी करते हैं। आज का जैसे ये टॉपिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज पे, मेरी ट्रेनिंग जो है वो जर्मनी और मुंबई से है और कम्प्लीटली रोबोटिक एंड नेविगेशन सर्जरीज के साथ मैं ट्रेंड हूँ बहुत सालों से। बहुत सी सर्जरीज करी है। अब तो मेरे को लगता है कि 10-1,000 सर्जरी से ऊपर हो चुकी है, जिनको काउंट करना भी मुझे लगता है कि मुश्किल है। बट सर्जरीज का क्या एंड पॉइंट होता है मैं बताऊँ कि सर्जरीज के बाद पेशेंट अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ जा सकता है। जैसे मेडिकली राजीव हैंडल करता है, उसके बाद हम लोग सर्जिकली उनको और इम्प्रूव लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि एग्जैक्टली बहुत मेरे पेशेंट्स आते हैं जहाँ नी बहुत डैमेज हो जाते हैं और मैं उनको समझाता हूँ कि देखो अब कोई ऑप्शन नहीं है, कि मेडिकली वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कब समझते हैं कि अब नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए। लोगों को लगता है कि सर क्या अभी नी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। व्हाट आर द आइडियल इंडिकेशंस कि जहाँ नहीं, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस और आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना ही है। सिंपल भाषा में हमारे मरीजों को बताइए कि कब नी रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि मैं किताबें बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है, और किताबों की भाषा में बोलूँगा भी नहीं। मुझे एक चीज़ समझ में आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे मेरा एक इंडिकेशन ऑफ सर्जरी इज़ डिफरेंट। लोग मेरे पास एक्सरे लेके आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं इस एक्सरे का। देखिए, एक्सरे का तो कुछ नहीं कर सकते। सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट का। पेशेंट को अगर इतना घुटने में दर्द हो रहा है कि उसने चलना फिरना बंद कर दिया है, तो मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। अगर आपकी गाड़ी का टायर घिस गया और आपने चलना फिरना बंद कर दिया है, गाड़ी को चलाना ही बंद कर दिया, तो गाड़ी खराब हो जाएगी। उसी तरह अगर हमारे नी में इतना पेन हो रहा है कि मैं अपनी एक्टिविटीज़, पहले मैं 5 किलोमीटर चलता था, मैं 2 किलोमीटर चलता हूँ, अभी मैं 1-8 किलोमीटर के लिए सोच रहा हूँ। अब मैं घर से बाहर निकलने के लिए सोच रहा हूँ, सोशल गैदरिंग में जाने से सोच रहा हूँ कि आज जाऊँगा तो बहुत दर्द होने वाला है। मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं अपनी एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ तो मैंने वही काम किया है कि गाड़ी का टायर घिस गया है और मैंने गाड़ी को चलाना ही बंद कर दिया है, तो इसका मतलब है मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। गाड़ी तो बदली जा सकती है दोस्तों, बॉडी बदलना बहुत डिफिकल्ट, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग और महान होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मैं सारी एक्टिविटीज़ करता रहूँ बट मैं पेन किलर खाता रहूँ। डिफरेंट टाइप के मेडिकल साइंस में पेन किलर्स हैं, एनएसआईडीज है, नॉन एनएसआईडीज है, स्टेरॉइड्स भी हैं, इवन कुछ मॉर्फिन टाइप की दवाइयाँ भी हैं। लोग इनके आदी हो जाते हैं, ठीक है, जिनके कारण क्या होता है, लिवर किडनी हार्ट फेलियर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इनको डेली लेने लग गए हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा अगर आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेने की ज़रूरत है, जैसे क्रोसिन से ज़्यादा चीज़ कुछ भी लेना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है ये इंडिकेशन है कि सर्जरी के लिए सोचें, वन टाइम सॉल्यूशन, और उसके बाद इसके बारे में सोचे ही ना। तो 2 मेन इंडिकेशन है मुझे लगता है कि जिसमें मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि सर्जरी करवा। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है एज को लेके। जैसे ही नी रिप्लेसमेंट की बात होती है तो लोग सोचते हैं नहीं ये तो ओल्ड एज में होना चाहिए, लेकिन मैं जहाँ तक बताऊँ, आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स कि जो 30 साल के हैं, 20 साल के हैं और समहाउ उनको अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज का इलाज नहीं मिलता है पहले 3-4 साल, तो नी सीवियरली डैमेज हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, चल नहीं पाते हैं, लगड़ के चलते हैं और दर्द की दवाई लेते लेते किडनी भी फेल होने लगती है। बहुत बार हिप में भी प्रॉब्लम ऐसे ही आने लगते हैं। कहने का मतलब कि यंग एज में क्या हम नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? देखो, नी रिप्लेस की आइडियल एज, मतलब अगर मेरे को लगता है कि किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब वेयर एंड टियर, एज रिलेटेड वेयर एंड टियर के कारण सर्जरी की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि समवेयर अराउंड 58-60 मैं आइडियल एज मानता हूँ। बट आप ये सोचो, अगर किसी के गाड़ी का टायर जो है वो 60,000 किलोमीटर चल रहा था मगर 20 में खराब हो, तो क्या आप उसे चेंज नहीं कराओगे? चेंज कराओगे, चलाओगे, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए। सेम वे में हमारी बॉडी जो है चलने के लिए बनी हुई है।
आपके घुटने 30 में, 40 में, 50 में इतने खराब हो गए कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप चल नहीं पा रहे हो। रिमेटॉइड आर्थराइटिस का जो सबसे छोटा पेशेंट मैंने जो ऑपरेट किया है अपनी लाइफ में, वो मैंने नी रिप्लेसमेंट, मुझे लगता है वो 22 साल की एक लेखिका पे किया है। ठीक है, शी वॉज ए चाइल्डहुड राइटर, बट दोनों हिप, दोनों नी, एल्बो इतने खराब हो गए थे। शी वॉज बेड रिडन एंड शी वॉज राइटिंग एंड शी वॉज ए सेलिब्रिटी राइटर। असम की एक सेलिब्रिटी राइटर थी जिसकी 23, 24, 25, मतलब मैं 3 साल कॉलेज में रहते उस समय उनकी सर्जरी, हिप नी रिप्लेसमेंट हुआ है। शी इज स्टिल डूइंग आफ्टर 21 ईयर्स लेकर, शी इज स्टिल डूइंग राइट, सारी चीज़ें कर पा रही। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को रोके। देखिए, नी रिप्लेसमेंट को हम लोग लॉन्गेटिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे राजीव के आर्थराइटिस के पेशेंट अगर आर्थराइटिस की मेडिसिन बंद कर दे, ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट बीच में बंद कर दे, तो मुझे लगता है कि तब इम्प्लांट की लॉन्गेटिविटी कम हो जाएगी। बट मुझे जितना लगता है कि जिसको ज़रूरत है जहाँ पे, उसको वहाँ पे सर्जरी करानी चाहिए। लटका के रखने से प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी और दिक्कतें भी बढ़ेंगी। ट्रू। सो दोस्तों, कोई एज लिमिट नहीं होता है, अगर ज़रूरत है तो आप किसी भी एज में करा सकते हैं। लेकिन अगेन क्वेश्चन माइंड में आता है मरीजों के कि सर वो चलेगा कितना, अगर हम 20 साल में कराएंगे तो उसकी लाइफ क्या होगी? तो आपको क्या लगता है यूजुअली क्या लाइफ होता है? मुझे लगता है कि नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट से ज़्यादा मुझे बहुत सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है जिससे मैं इम्प्लांट की लॉन्गेटिविटी को बढ़ाता हूँ। जैसे एक इंटरनेशनल आर्टिकल आया कि इम्प्लांट्स कितने लास्ट करते हैं, तो देखा गया है कि हर कंपनी के जो भी, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, जीमर हो गया, स्ट्राइकर हो गया, उनके जितने भी रेगुलर इम्प्लांट्स थे उनकी लास्टिंग के 30 साल 35 साल के 90% सर्वाइवरशिप है एट डिफरेंट एज। डेफिनेटली यस, ओल्डर एज में 30 साल ज़्यादा लंबा चलता है, 35 साल किसी यंग पेशेंट में कम चलेगा, क्योंकि आप अपनी गाड़ी उतनी ज़्यादा चलाओगे यंगर एज में जितना कि ओल्ड एज वाला कम चलाएगा। तो 30 साल की सर्वाइवबिलिटी विद जनरल इम्प्लांट, 30 साल मतलब कि आज हम 2024 में खड़े जो हैं, तो जिन्होंने 30 साल पहले मतलब 94, 95 में सर्जरी कराई थी पुराने इम्प्लांट डिजाइन के साथ, उनका सर्वाइवरशिप इज 90%। सो अगर सोचे 30 साल बच रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे आज के जो न्यूअर डिजाइन है, न्यूअर टेक्निक्स है, जब सर्जरी की टेक्निक ही बदल गई है पूरी तरह, तो मुझे लगता है कि इवन इट इज गोइंग टू बी लॉन्गर देन दैट। ये नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। नाउ एक और चीज समझना है कि इट इज नॉट इम्प्लांट विच इज गोइंग टू फेल, इट इज एज ए होल सर्जरी माइट फेल। तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, अंडरस्टैंड। उसको बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे बोन स्ट्रॉन्ग रखना। जैसे आप क्या सोचो, लकड़ी के एक दरवाजे में आपने हैंडल लगाया, बहुत महंगा हैंडल लगाया, मगर हैंडल ही खराब अगर आपको लगाया और लकड़ी नरम हो गई तो हैंडल निकल आएगा। सो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट करना। फिर जॉइंट के अराउंड जो साइनोवियम है, अगर आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो साइनोवाइटिस के कारण जॉइंट के अराउंड के टिश्यू खराब होंगे, लीडिंग टू बोन खराब होगी और लीडिंग टू बोन फेलियर, मतलब इम्प्लांट फेलियर। सो ये 2 फैक्टर्स अगर आपके वेल कंट्रोल्ड है, मतलब कि आपके ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल पे किया है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस को कंट्रोल किया है, इम्प्लांट 30 साल बचेगा ही बचेगा। सही बात है दोस्तों। सो अगला क्वेश्चन जो मेरे मरीज करते हैं कि सर कॉस्ट इशू, ऑब्वियसली कि सर कितना खर्च होगा, एक नी रिप्लेसमेंट में कितना खर्च अप्रोक्स हो जाता है। और बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो कॉस्ट सुन के ही उनको डर लगता है कि इतना कहाँ से अरेंज करे। सो यूजुअली आप प्रैक्टिस में एवरेज कॉस्ट क्या होती है एक नी रिप्लेसमेंट की? मैं अगर बोलूँ कि इंडिया में सबसे अच्छी चीज़ जो अगर हमारे गवर्नमेंट ने मेडिकल साइंस के लिए किया है, मोदी गवर्नमेंट ने, दैट मोदी जी हैड मेड दिस इम्प्लांट कॉस्ट, मतलब कि आप किसी भी कंपनी का, अमेरिका की बेस्ट कंपनी का, इंडियन कंपनी का इंडियन बेस्ट, इंडियन खराब, हर कंपनी का जो इम्प्लांट प्राइस है वो एकदम सीलिंग प्राइस पे फिक्स कर दिया, 70,000 पर साइड। ठीक है, सो 70,000 में आपको ये इम्प्लांट मिलेगा। मैं राजीव में 2012-13 की बात बताता हूँ कि जब जॉनसन एंड जॉनसन जिमर के नए इम्प्लांट लॉन्च होने शुरू हुए थे, देवर कॉस्टिंग 2.5 लाख रुपीस, जो कि आज 70,000 में मिलता है। और ये इम्प्लांट अमेरिका, यूरोप में भी $4-5 हज़ार डॉलर या 4,000 यूरो में मिलता है, जो कि इंडिया में इतने सस्ते में मिलता है। तो अगर हमें कमेंडेबली अपने गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए इसके लिए, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ सर्जरी हैज गॉन डाउन। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ए लॉट ऑफ इश्यूज कि आप कौन से हॉस्पिटल में, कौन से शहर में करा रहे हैं। हर चीज का वैसे ही दाम ज्यादा होता है। ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि 1.5 to 2.5 लाख रुपीस के करीब वन साइड नी रिप्लेसमेंट की कॉस्टिंग जाती है, और करीब 3.25 to 4.5 के करीब दोनों घुटनों का खर्चा आ जाता है। आप जिस हॉस्पिटल में कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कॉस्टिंग उसी के ऊपर डिपेंड करती है। उसके अलावा आपका हॉस्पिटल स्टे कितना होता है, कम से कम स्टे रखिए,
मुझे कहते हुए ये फक्र है कि आज हमारे हॉस्पिटल में एवरेज 95% ऑफ द पेशेंट आज अगर सुबह एडमिट हुए, आज सर्जरी हुए, कल सुबह परसों सवेरे तक डिस्चार्ज हो जाते हैं। इवन 25 to 30% पेशेंट ऐसे हैं जो आज सर्जरी करा के कल डिस्चार्ज हो गए। तो जितना आप कॉस्ट ऑफ स्टे को कम कर देते हैं, अगर मेडिकली फिट है तो पेशेंट को अगले दिन या उसके अगले दिन डिस्चार्ज करने से कॉस्ट ऑफ सर्जरी भी कम हो जाती है। बिल्कुल। सो अगला क्वेश्चन आपने ऑलरेडी बता दिया कि अगला मरीज पूछते हैं कि सर कितना दिन मुझे एडमिट होना पड़ता है, तो यूजुअली ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं, जो आपने बता दिया। हाँ, मैं इनफैक्ट ये बोलना चाहता हूँ पेशेंट्स को कि दिमाग से ये हटा दो कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत बड़ी सर्जरी कराने जा रहे हैं। इट इज रीसर्फेसिंग सर्जरी, मतलब कि जॉइंट के जो सरफेस खराब हो गया आप उसे बदलना है। आपने जैसे दरवाजे का हिंज खराब हुआ तो हिंज को बदल दिया, और हिंज को बदलते ही आपने उसमें वॉकिंग सारी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। सो जिस दिन सर्जरी हुई है प्रैक्टिकली आप उसी दिन शाम को चल सकते हैं, अगले दिन आप अपने रूम के अंदर चल सकते हैं, उसके अगले दिन घर जाना है। घर जाके तीसरे चौथे दिन तक आप अपनी कॉफ़ी खुद बना सकते हैं, और करीब करीब 15 से 20 दिन में आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ में वापस जा सकते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कॉम्प्लिकेशंस को लेके, कि सर बहुत सारे लोग एग्जांपल भी देते हैं, सर क्या मैं करवाऊँ नी रिप्लेसमेंट, वाजपेयी जी का ठीक नहीं हुआ तो मेरा क्या ठीक होगा। सो नी रिप्लेसमेंट को सोचा जाता है कि बहुत फेलियर रेट है। सो कहने का मतलब आपके प्रैक्टिस में आपने कितने कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं? क्या नी रिप्लेसमेंट एक ऐसा सर्जरी है जहाँ फेलियर रेट बहुत हाई होता है? देखो राजीव, तुमने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक टच किया है वाजपेयी जी का। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब नी रिप्लेसमेंट के ऊपर टैबू था, और वाजपेयी जी का एग्जांपल हर पेशेंट मुझे देता था। बट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि वाजपेयी जी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, मैं आज मैं थोड़ा सा राज बताता हूँ कि मैं एक्चुअली उसी हॉस्पिटल में, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में काम करता था जहाँ पे कि ये वाजपेयी जी की सर्जरी हुई थी। अब उनकी सर्जरी में क्या क्या नेगेटिव चीज़ें थी जो आपको नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सीखना इससे। ठीक है, कि फर्स्ट थिंग, जब भी आप सर्जन के पास सर्जरी कराने जाओ तो सर्जन के घर में जाके कराओ। मतलब कि अमेरिकन सर्जन को इंडिया में बुलाया गया सर्जरी करने के लिए, रादर देन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाके ही करा लेते अगर उन्हीं से कराना था, क्योंकि अपने एरिया में उसको सब कुछ, सारी डोमिनेटिंग चीज़ें उसके अंडर होती है, सारी चीज़ें उसके हिसाब से हिल रही होती है। यहाँ पे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में डेफिनेटली बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मगर सोचिए कि उसके हिसाब से सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जा सकते। उन्होंने सर्जरी की, मुझे लगता नहीं है कि 48 घंटे से ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे उनको पोस्ट सर्जरी देखा होगा, उसके बाद चले गए। नेक्स्ट इज, वाजपेयी जी शुगर के पेशेंट थे। मैंने हर नर्स से जो उस समय की थी वहाँ पे और उन्होंने इंचार्जेस थी उनसे बात की। वाजपेयी जी मीठे के शौकीन थे, खाने के बाद गुलाब जामुन उनकी फेवरेट डिश हुआ करती थी। ही हैड शुगर ऑफ 550, जिसपे वो रसगुल्ला गुलाब जामुन खाते थे। तो आप अगर ये सोचे कि भगवान आपको कुछ भी करे और आप उसको छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत सेफ सर्जरीज है। थर्ड चीज होती थी कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज कराने आता था, वो कहते छोड़ो आज तो हवा बहुत सुंदर आ रही है। ब्रिज कैंडी के पीछे डायरेक्ट समुंदर का एक बहुत जबरदस्त व्यू है जिसको कि देखने के लिए लोग एडमिट होते हैं। बहुत से में एडमिटेड पेशेंट वहां से जाना नहीं चाहते क्योंकि इतना सुंदर व्यू दिखाई देता है। तो वहां बैठ के वो सारा दिन सिर्फ व्यू ही देखते रहते थे। जब भी फिजियोथेरेपिस्ट आता था फिजियोथेरेपी को रिफ्यूज कर देते। नाउ इन 3 चीजों से समझने की चीज है। तो एक तो आपको डॉक्टर के वहां पे जाके, जहाँ पे डॉक्टर सबसे स्ट्रांग है वहां पे कराना चाहिए। सेकेंड चीज है, पोस्ट ऑपरेटिव में आप टीचर ना बने, आप स्टूडेंट बन के अपने डॉक्टर की पूरी बातें माननी है, अपने नर्सिंग स्टाफ की पूरी बातें माननी है ताकि सक्सेसफुल हो। थर्डली, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस अगर आप छोड़ते हैं, नहीं करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। सर्जरी के बाद एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कॉम्प्लिकेशंस की जहाँ तक बात रहती है तो मुझे लगता है 2 ही कॉम्प्लिकेशन मेरे दिमाग में रहती है, इन्फेक्शन एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इन्फेक्शन, इम्प्लांट में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हॉस्पिटल स्टे को कम से कम रखिए। लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने 10 दिन का पैकेज दिया तो मैं 10 दिन ही रह जाऊंगा। देखिए, फ्री में अगर कोई जहर भी दे देता है आप खा नहीं लेते हैं, आप उस पर सोचते हैं कि फ्री में दी हुई चीज़ नहीं खानी है। तो आपको हॉस्पिटल स्टे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 10 दिन दे रही है, मत रहिए, क्योंकि हॉस्पिटल से एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो होते हैं वो डेंजरस इन्फेक्शंस होते हैं। सोचिए कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, अपनी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है और उसने हॉस्पिटल में 10 दिन एक्स्ट्रा रह रही है ये सोच के कि इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, मुझे रहना है। तो आपने अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी की है, क्योंकि कोई भी स्टाफ किसी भी दूसरे इन्फेक्शियस पेशेंट को टच करता है उसके बाद आपके पास इन्फेक्शन आने के 100% चांसेस हो जाते हैं। इनको कमाने के लिए आप हॉस्पिटल स्टे कम से कम रखिए, घर का एनवायरनमेंट काफ़ी साफ होता है। नंबर 2, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। लोगों को पहले दिमाग से हटाना है कि कोई बहुत बड़ी सर्जरी कर रही है। नी ट्रांसप्लांट इज नी रिसर्फेसिंग सर्जरी।
सेम डे शाम को आप खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसलिए घर में जाके चाय पानी बना के खुद पीना जरूरी है, जिससे पैरों में खून का दबाव बना नहीं रहता है और पैरों में क्लॉट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोनों चीजें हॉस्पिटल स्टे कम करने से मुझे लगता है कि मैं 100 टाइम्स ज्यादा देखता था, आज मैं अपनी प्रैक्टिस में टचवुड बिल्कुल नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूँ रिलीजियसली। सो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आई ओपनर रहा होगा और बहुत सारे मिथ्स को हमने यहाँ क्लियर किए। अगर अब भी आपके मन में कोई भी नी रिप्लेसमेंट के बारे में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप डॉक्टर देवाशीष से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका ईमेल और कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी नी रिप्लेसमेंट रिलेटेड आपको कोई भी सर्जरी के बारे में या सेकंड ओपिनियन आपको लेना है या कितना सक्सेस रेट आपके केस में होगा, तो पर्सनली आके मिल भी सकते हैं। सो मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि समय निकाल कर हमारे चैनल पे आए और बहुत सारी बातें जो नी रिप्लेसमेंट के बारे में मिथ्स और गलत धारणाएं समाज में फैली है उसको क्लियर किया। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं सबको एक और बात बताना चाहता हूँ, लास्ट टिप ऑफ द डे इसकी, नी रिप्लेसमेंट से सक्सेसफुल सर्जरी और कोई नहीं होती। अगर मुझे कोई चांसेस पूछते हैं तो मुझे लगता है कि 100% इज द आंसर टू दैट, एंड इट इज 0.1% फेलियर रेट चांसेस तभी हो सकते हैं अगर आप बातें ना माने। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट बन के ही आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है। तो मुझे लगता है कि इससे सक्सेसफुल और कोई सर्जरी नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू आस्क मी, सारे सवालों के जवाब दूंगा। और मैं राजीव का बहुत हार्दिक आभारी भी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया अपने चैनल पे डिस्कस करने के लिए। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें पेशेंट एजुकेशन एक साथ करी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दें। जो भी नी रिप्लेसमेंट के बारे में मरीज हैं या जिनको डाउट होता है, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।